नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टकी की बात यानी दिन की सभी अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ अजय वत्स। लखीमपुर हिंसा से जुड़ी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आशीष के नाम पर 315 बोर की राइफल है। राइफल के बताए जा रहे हैं जीप के कारतूस। जो जीप में मिले कारतूस वो उसी राइफल के हैं जो आशीष के नाम पर हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, जीप से मिले थे 315 बोर के 2 मिस कारतूस। राइफल बरामद करने की अब कोशिश करेगी पुलिस। वारदात के वक्त अंकित दास के पास भी असलहा होने की जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जानकारी, बड़ा इससे सबूत मिलेगा पुलिस को। आशीष मिश्रा के खिलाफ ऋषभ मणि हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गया। ऋषभ, तो क्या जानकारी, क्या अपडेट? अच्छा, देखिए, जो पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है उसमें एक बात निकलकर सामने आ रही है कि थार जीप में जो 315 बोर के 2 मिस्ड कारतूस मिले थे वो आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की 315 बोर की राइफल के हो सकते हैं। कल तक ये बात स्पष्ट नहीं हो रही थी कि आशीष के नाम पर कोई असलहा है या नहीं, लेकिन अभी जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक आशीष के नाम पर 315 बोर की एक राइफल का लाइसेंस है। और ऐसा बताया जा रहा है कि थार जीप में जो 2 मिस कारतूस मिले थे वो राइफल के हो सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वारदात के दिन कुछ लोगों ने अंकित दास को भी असलहे के साथ देखा था। पुलिस की जांच इस ओर इशारा कर रही है कि उस वक्त जब थार जीप, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो निकली थी तो उन गाड़ियों में असलहे थे। इससे एक बात आगे साबित होगी कि आपराधिक साजिश की जो धारा 120 भी है, इससे ये एक संदेश जाएगा कि आपराधिक साजिश के तहत ही आप उस सड़क से निकले थे जिस सड़क पे आपको जाने के लिए मना किया गया था, और आप असलहे लेकर निकले थे कि वहां पर कोई भी अप्रिय स्थिति बनती है या आप खुद अपनी तरफ से भी वहां पर किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कल पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई होगी और जैसे ही आशीष मिश्रा कस्टडी रिमांड पर आते हैं पुलिस के पास, तब इन सवालों का जवाब देना होगा। और अगर ये बात सही निकलती है तो वो राइफल बरामद भी की जाएगी। अजय, साफ तौर पे तो अब आशीष मिश्रा के खिलाफ फंदा कसता जा रहा है धीरे धीरे। ये अब कारतूस का बरामद होना जिस बंदूक राइफल से, वो आशीष मिश्रा के नाम। और देश में कोयले संकट को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया है। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। उन्होंने आशंका जताई कि बिजली घरों में कोयला नहीं है, इससे बिजली का संकट क्या रह सकता है। इस विवाद के सामने आने के बाद ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के केजरीवाल पर पलटवार किया है। सफाई देते हुए कहा है कि बिजली घरों में 4 दिन से ज्यादा का स्टॉक है, लेकिन केजरीवाल लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। कि जिस समय देश के कई मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आने वाले क्राइसिस से देश को निकालिए, वैसे में वो कह रहे हैं कोई क्राइसिस ही नहीं है। कोयला का हमारे पास रिजर्व स्टॉक 4.5 दिन का है, पर्याप्त कोयला हमको मिल रहा है। देश में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, न दशहरा में, न दिवाली में, न उसके बाद। और यूपी में बिजली के दामों को लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी का नाम लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री बिजली के प्लांट का नाम तक नहीं ले पाते तो बताएंगे कैसे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सरकार ने नाम बदलने के अलावा कोई काम नहीं किया है। हिसाब नहीं मांगा हम लोगों ने। बताओ, जनता हमारी बैठी है, किसान भाई हैं, बिजली के मीटर भी लग गए और मीटर भी तेज भागने लगा और बिल भी कितना देना पड़ रहा है बताओ आपको। बिल, बिजली का बिल बढ़ा दिया, देना पड़ रहा है ज्यादा। अगर इन चीजों का हिसाब किताब लगाओ तो क्या किसान भाइयों 500 रुपए आपका सम्मान है? आप हिसाब किताब लगाओ इन चीजों का। क्या 500 रुपया महीना जो आपको मिल रहा है वो कोई सम्मान है आपका? ये सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये चुनाव से पहले जब आपके अकाउंट में पैसा भेज देते हैं, ये गरीब किसानों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अकाउंट में जब पैसा आ जाता तो हमारा किसान भाई सोचता है चलो कुछ तो आ गया, कुछ से हमारी मदद हो गई। ये धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने पूरे साल का हिसाब किताब लगाओगे तो आप महसूस करोगे कि आपके साथ धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। धोखा है।
और जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिस समय गरीबों को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी पार्टियां सियासी गुणागणित लगाने में जुट गई हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में चुनाव पर मंथन हो रहा है। काशी क्षेत्र के नेताओं और सांसदों के साथ बैठक कर यूपी चुनाव की रणनीति तैयार की जा रही है ताकि वोटरों को अपने पाले में खड़ा किया जा सके। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं को किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना है, इस पर रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं। इसके पहले गोरखपुर क्षेत्र के नेताओं के साथ मंथन किया है और इन्हीं मुद्दों पर उनके साथ भी चर्चा कर चुके हैं। देवरिया के रुद्रपुर में संजय निषाद के रोड शो में हंगामा हो गया। आरोप है कि जब संजय निषाद रोड शो कर रहे थे तब उनके विरोध में कुछ लोग काला झंडा दिखाने पहुंचे थे। उनमें एक युवक संजय निषाद के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। इसके बाद रोड शो में हंगामा मच गया। तस्वीरों में देखिए, निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एक युवक को पीटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल संजय निषाद की पार्टी रुद्रपुर के राम लक्ष्मण में रोड शो कर रही थी। इसके विरोध में कुछ लोग काला झंडा लेकर पहुंचे, जिन्हें देखकर संजय निषाद के कार्यकर्ता भड़क गए और हंगामा खड़ा हो गया। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने भी सरकार को लखीमपुर की हिंसा के साथ किसान आंदोलन के बहाने सरकार पर सियासी वार किए। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि किसान को टायरों से कुचला गया, उन्हें अपमानित किया गया। समाजवादी पार्टी ने चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया था। इस मौके पर अखिलेश यादव ने किसानों और गरीबों पर हो रहे अत्याचार पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। आरोप लगाया कि सरकार महंगाई और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी तरह फेल है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग नाम बदलने की सियासत कर रहे हैं उनकी सरकार भी लोग बदलेंगे। माया के बीच में रह के माया से दूर हो वो योगी होता है। तो बताओ, जो गद्दी पर बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, अभी हम लोगों ने उनका कारनामा देखा। उनके लोगों का कारनामा अभी हम लोगों ने लखीमपुर में देखा, जहां पर किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से, गाड़ी के टायरों से किसानों को कुचला गया। वो किसानों को तो कुचला ही गया है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा किसान भाइयों। आपको मवाली कहा जा रहा, इनका बस चले तो आतंकवादी कह दें आपको। न जाने कितनी बार अपमानित होना पड़ा है, लेकिन हम अपने किसानों को बधाई देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कितना भी अपमानित किया होगा, लेकिन वो अपने संघर्ष से पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक बैठे रहेंगे, जब तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे। और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि हम लड़ना भी जानते हैं, गद्दी पे भी बैठाना जानते हैं, और जब मौका मिलेगा तो गद्दी से हटाना भी ये जनता जानती। बलरामपुर के सादुल्ला नगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लखीमपुर खीरी की घटना पर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस घटना के बाद आरोपी आशीष के अब्बास जान को नहीं हटाएंगे। ओवैसी ने कहा कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब्बास जान के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि यदि आशीष की जगह आरोपी कोई अतीक होता तब तो अब तक बुलडोजर चल जाता। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते, क्यों नहीं हटाते बोलो आप, क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी, बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चल जाता उसके घर के ऊपर। तो नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे।
और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा कि नेता जनता के प्यार से बनता है। हम फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। जनता का विश्वास और प्यार ही नेता के लिए सबसे अहम होता है। नेता का मतलब भ्रष्टाचार नहीं तो नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने नहीं आए हैं। वोट मिलेगा आपके व्यवहार से मिलेगा, लेकिन मोहल्ले वालों को मोहल्ले में प्रसन्न होना चाहिए। जिस गली में आप रहते हैं, यदि 10 आपका प्रशंसा करता है तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। इसलिए पार्टी में काम करते हैं, यह नहीं कि मोहल्ले वाले आपके शकल से छिप जाए। और स्वतंत्र देव सिंह ने आज लखनऊ पार्टी मुख्यालय में बीएसपी समेत दूसरे दलों से आए कई पूर्व विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। आगरा से बीएसपी के पूर्व विधायक सूरजपाल, बिजनौर से बीएसपी के पूर्व एमएलसी सुबोध पराशर, गोरखपुर से बीएसपी के पूर्व विधायक देव नारायण सिंह, हरदोई से पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार पासी, सोनभद्र से पूर्व विधायक रूबी प्रसाद ने बीजेपी को ज्वाइन किया। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन नेताओं के आने से बीजेपी और मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश का एक गरीब, ऐसा कोई गरीब ना हो जिसका पक्का मकान ना हो। 2024 तक, अभी उसके बाद 2024 तक सभी उत्तर प्रदेश के गरीबों का पक्का मकान, उनके घर तक लाइट, उनका शौचालय, आयुष्मान का कार्ड और शिक्षा भी, उनके बेटी बच्चों का भी, शादी की भी जिम्मेवारी सरकार अपना वहन करे। इसी लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं मित्रों। और आप सबसे भी प्रार्थना है, आप सब आए, आपके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और ताकतवर होगी और 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ आपके बदौलत हम सरकार बनाएंगे। लौटते खुशी पलों में और खबरों के साथ। हाई कोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है।
हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि भविष्य में ये इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश की आस्था श्री राम के प्रति बहुत है और श्री राम के लिए अभद्र टिप्पणी की कोई माफी नहीं दी जाएगी आगे से। सर्वेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, हाईकोर्ट को ये क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों कहना पड़ा? देखिए, बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। चूंकि सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो सोशल मीडिया के जरिए लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और ये मामला भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। ये नवंबर 2019 का मामला था, जिस मामले में हाथरस के रहने वाले आकाश जाटव या सूर्य कुमार, जिनका दूसरा उर्फ सूर्य कुमार नाम है, इन्होंने एक धार्मिक टिप्पणी भगवान राम और श्री कृष्ण पर की थी। उस मामले में जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद 10 माह से वो जेल में थे। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूर है, लेकिन वह असीमित नहीं है, उस पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। और कोर्ट ने कहा है कि भगवान राम पर तो टिप्पणी किसी तरह बर्दाश्त नहीं की जा सकती, क्योंकि भगवान राम के बिना इस देश की कल्पना करना अधूरा है। क्योंकि महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि उनके भी भगवान राम थे। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि भगवान राम और सीता संविधान के कवर पेज पर नहीं है, तो संविधान से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम टिप्पणियां करते हुए खास तौर पर गीता का जिक्र किया है कि गीता में किस तरह से भगवान राम और कृष्ण के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसलिए कहीं से ये क्षम्य नहीं है। और इसके साथ साथ जस्टिस शेखर यादव ने यह भी कहा है कि तमाम जो मुस्लिम रहे हैं उन्होंने भी भगवान राम और कृष्ण को माना है। खास करके रसखान का नाम लिया है, तमाम अन्य लोगों का नाम लिया है कि जिन्होंने कृष्ण को माना है। तो ऐसे में कृष्ण और राम पर किसी तरह की टिप्पणी जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये काफी अहम फैसला है, जिस फैसले में ये बात साफ कर दी गई है कि इस तरह की किसी भी धार्मिक टिप्पणी जो कि किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत करती हो, उसको कोर्ट कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसी आधार पर सशर्त जो है वो याची आकाश यादव की जमानत भी कोर्ट ने मंजूर की है। बहुत शुक्रिया आपका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक टिप्पणी कर दी। हाई कोर्ट ने कहा, भगवान राम के बिना भारत तो अधूरा है। रामकृष्ण का अपमान का मतलब पूरे देश का अपमान है। अभिव्यक्ति की आज़ादी असीमित नहीं है। कोई ईश्वर को माने या न माने, लेकिन दूसरे धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं है। हाथरस के आकाश जाटव की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति शेखर यादव की बेंच ने यह फैसला सुनाया। आकाश पिछले 10 महीने से जेल में बंद था, जिस पर सोशल मीडिया पर राम और कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि हाईकोर्ट ने आकाश की जमानत मंजूर कर दी, लेकिन उसे हिदायत दी है कि भविष्य में ऐसी गलती न दोहराए। कोर्ट ने इस बात को बोला है कि यह देश भगवान राम का है और भगवान राम के बिना ये देश अधूरा है। उनके लिए तो कोई टिप्पणी, किसी भी तरीके की धार्मिक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इनकी जमानत सिर्फ इस शर्त पे मंजूर की गई है कि ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग से रेप का मामला सामने आया है। बुजुर्ग महिला ने लगाया आरोप। एक नामजद 3 अज्ञात के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। पीड़ित महिला अस्पताल में भर्ती बुजुर्ग महिला से रेप का आरोप। एक नामजद और 3 अज्ञात 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। थाना जेवर इलाके की घटना। ग्रेटर नोएडा में बुजुर्ग से रेप की वारदात। जानवरों के लिए चारा लेने गई थी महिला। थाना जेवर इलाके में महिला से गैंग रेप की घटना। तो ये बिल्कुल खुले खेतों की घटना है और यहाँ पे अक्सर जो पीड़िता है वो घास काटने के लिए जाती थी
और जो अभियुक्त है वो भी बताया जा रहा है आसपास की दुकानों द्वारा कि वो अक्सर अपने जानवरों को वहाँ चराने आता था। दोनों एक ही गांव के हैं और पीड़िता उन्हें अच्छी तरह से पहचानती हैं। जो युवक है जिसने जिसने घटना की है वो लगभग 28 से 30 वर्षों का है और गांजा पीने का भी काफ़ी आदी है, जो गांव से सूचना मिली है। तो वही मुख्य आरोपी है इस केस का और उन्हीं ने इनको घसीट के, पीड़िता को घसीट के ये घटना कारित की है। और कुछ ही पलों में जारी है खबरों का सिलसिला।